मानव भूगोल। आज का हमारा परिचय मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, विकास और उसकी विषय वस्तु से संबंधित है। मानव भूगोल में मानव और उसके वातावरण के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मानव के क्रियाकलापों का विस्तृत स्वरूप रहा है। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, अतः उसके क्रिया निरंतर वृद्धिरत होती रहती हैं, जिसके कारण मानव भूगोल का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है। मानव भूगोल में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि 2 खंडों में 1882 और 1891 में प्रकाशित हुई, में मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। चूँकि रेटजेल जर्मनी के रहने वाले थे और नियतिवादी या निश्चयवादी, डिटर्मिनिज्म, प्रकृतिवादी, पर्यावरणवादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं, रेटजेल महोदय का फोकस मानव के क्रियाकलापों पर वातावरण का नियंत्रण महत्वपूर्ण रहा है। अतः रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल में वातावरण का नियंत्रण सर्वाधिक है। दूसरी विचारधारा उनकी शिष्या कुमारी एलेन चर्चिल सैंपुल ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, अर्थात भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, जो कि 1911 में न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुई, में उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित परिभाषाओं में से एक है। उनके अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कुमारी सैंपुल के अनुसार पृथ्वी, अनस्टेबल अर्थ एंड एक्टिव मैन दोनों का जब आपसी संबंध है, उसके फलस्वरूप जो प्रतिरूप उत्पन्न होता है, वह मानव भूगोल है। उनका मानना यह है कि मानव के क्रियाकलाप, मानव के शारीरिक संरचना, यहाँ तक कि मानव की आत्मा पर भी वातावरण का प्रभाव है। जैसा कि इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट में उनका फर्स्ट सेंटेंस कि मानव पृथ्वी तल की या मानव धरातल की उपज है। इस प्रकार रेटजेल की शिष्या एलेन चर्चिल सैंपुल भी वातावरण को महत्वपूर्ण मानती हैं। यहाँ दोनों विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल में जो अध्ययन का विषय है, वो केंद्रीय रूप में वातावरण है। अतः हम कह सकते हैं कि अभी तक मानव भूगोल के अध्ययन का स्वरूप विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि अभी केवल वातावरण को ही महत्वपूर्ण माना गया है
मानवीय क्रियाकलापों को अभी महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला है, अतः मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र अभी अधूरा है। तीसरी और महत्वपूर्ण परिभाषा जिनको मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है, यहाँ मैं अंतर करके बता दूं कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है, जबकि फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी संस्थापक विडाल डी ला ब्लास को माना जाता है। विडाल डी ला ब्लास संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं। उनका मानना है कि मनुष्य पूर्णतः प्रकृति के अधीन नहीं है। विडाल डी ला ब्लास जो कि फ्रांस के हैं, उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों को संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। ब्लास मानव भूगोल के संस्थापक हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। जीन ब्रोंसो जो कि विडाल डी ला ब्लास के शिष्य हैं और संभववादी विचारधारा के कट्टर प्रतिपादक हैं, जिस तरह एलन चर्चिल सैंपल नियतिवादी विचारधारा की कट्टर समर्थक हैं, उसी प्रकार जीन ब्रोंस भी संभववादी विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं। उनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं, हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। तीसरे महत्वपूर्ण विचारक जो फ्रांसीसी विद्वान अल्बर्ट डमांजिया हैं, उनके अनुसार मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाज के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। उनकी पुस्तक प्रॉब्लम्स द ज्योग्राफिक ह्यूमन्स 1942 में पेरिस से प्रकाशित हुई। नेक्स्ट जो परिभाषा दी है वो सबसे महत्वपूर्ण और व्यवस्थित परिभाषाओं में मानी जाती है, और वो विद्वान हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं तथा ये जलवायु नियतिवादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं। इनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि 1920 में न्यूयॉर्क में प्रकाशित हुई, उस पुस्तक में इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी कि मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है। नेक्स्ट जो परिभाषा दी है वो दो विद्वान हैं अमेरिका के, C.L. वाइट और G.T. रेनर। इनकी पुस्तक है ह्यूमन इकोलॉजी 1948 में। ह्यूमन इकोलॉजी टेक्निकली मिस्टेक ह्यूमन ज्योग्राफी इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी 1948 न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन विद्वानों ने कहा कि भूगोल मुख्यतः मानव पारिस्थितिकी है, जिसमें पृथ्वी के पृष्ठभूमि से मानव समाजों का अध्ययन होता है। अंतिम परिभाषा
जो महत्वपूर्ण है वह है D.H. डेविस के अनुसार। इन्होंने जो परिभाषा दी है वह अपनी पुस्तक द अर्थ एंड मैन, ये पुस्तक भी 1948 में न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में D.H. डेविस ने कहा है कि मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का ही नहीं वरन पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन होता है। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी तल, उसके ऊपर पाए जाने वाले भौतिक तत्व तथा विभिन्न क्षेत्रों के मानवीय गतिविधियों का पारस्परिक संबंध का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव प्राकृतिक वातावरण से स्वयं प्रभावित होता है और प्राकृतिक वातावरण को भी प्रभावित करता है। मानव भूगोल में मनुष्य के क्रियाकलाप पूर्णतः न तो वातावरण से नियंत्रित होते हैं और ना ही पूर्णतः मनुष्य वातावरण पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। अतः वातावरण समायोजन ही सर्वोत्तम विषय है। मानव भूगोल का उद्देश्य अध्ययन के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो प्रत्येक विषय का उद्देश्य मानव कल्याण होता है। प्रत्येक विषय अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने तकनीकी विधियों के द्वारा, अपने अपने उपागमों के द्वारा मनुष्य के कल्याण की प्राप्ति चाहता है। वह अधिकतम से अधिकतम संसाधनों का कुशल प्रयोग करके मनुष्य को कल्याण के चरम सीमा पर पहुंचाता है। इसी प्रकार मानव भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या का और उनके वातावरण के संसाधनों के प्रयोग से किए गए स्थानिक संगठनों का अध्ययन मानव प्रगति और मानवीय सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न संसाधनों का वितरण, उनका उपयोग, उन क्षेत्रों में उपयोग होने वाली तकनीकी ज्ञान आदि का क्षेत्रों के अनुसार अध्ययन करता है। वातावरण का किस प्रकार मनुष्य के लिए योगदान होता है, किस प्रकार वातावरण मनुष्य की प्रजाति, संरचना, जाति व्यवस्था, क्षेत्र, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना, जनांकीय विशेषता, व्यावसायिक प्रक्रिया एवं अन्य सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल का विकास, यूँ तो हम कहें कि मानव भूगोल का विकास मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही उद्भव हो गया, परंतु क्रमबद्ध रूप में लिखित मानव भूगोल का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट ने मानव भूगोल के 6 प्रमुख भेद किए हैं। इससे पूर्व 6 नाम इस प्रकार हैं: प्राकृतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, व्यापारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, धार्मिक भूगोल। इसके पश्चात अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस, जो कि 5 खंडों में विभाजित है, में निर्जीव तल और सजीव, जिसमें वनस्पति, जीव जंतु आदि के बीच पारस्परिक संबंधों
का विवेचन किया, विश्लेषण किया है। इन्हीं के समकालीन जर्मन विद्वान कार्ल रिटर ने अपनी पुस्तक अर्ड कुंडे, जो कि 17 खंडों में विभाजित है, में मानव के क्रियाकलापों पर उसकी भूमि के प्रभाव को स्पष्ट किया है। मानव भूगोल के विकास काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हम मानव सभ्यता के आरंभिक युगों से शुरुआत करते हैं। यूनान, मिस्र, भारत, चीन के सभी लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन कालीन मानव भूगोल में नियतिवादी विचारधारा का प्रभाव रहा है। इसमें सर्वाधिक योगदान यूनानी विद्वानों का रहा है। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व थेल्स एनाक्जीमेंडर को विश्व का प्रथम मानचित्रकार कहा जाता है, या मानचित्र भूगोल का पिता भी कहते हैं, ने जलवायु, वनस्पति, मानव समाजों का वर्णन किया है। ईसा से 4वीं शताब्दी पूर्व अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में वर्णन किया है कि ठंडे देशों के मनुष्य बहादुर परंतु विचार से कमज़ोर थे, जबकि एशिया के लोग वीर बहादुर होते थे। यूनानी विद्वान हेरोडोटस, जो कि इतिहास के पिता कहे जाते हैं, ने भी वातावरण को प्रधान माना है। रोमन विद्वान स्ट्रैबो, टॉलमी आदि ने भी प्राकृतिक तत्वों का मानवीय क्रियाओं पर महत्व दिया है। मानव भूगोल का विकास प्राचीन काल में अधिक नहीं हुआ। उस समय प्राकृतिक शक्तियों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता था, अतः उस समय मानव भूगोल का कम अध्ययन किया, जबकि प्राकृतिक भूगोल, जिसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं, या भौतिक भूगोल के तत्वों का सर्वाधिक अध्ययन किया। मध्यकाल को खोज, अन्वेषण, यात्राओं का काल कहा जाता है, क्योंकि इससे पूर्व यूरोप में डार्क एज था, अर्थात अंधयुग, जिसमें धर्म, चर्च, बाइबिल को अधिक महत्व दिया गया। तर्क, बुद्धि, मानववाद, इस प्रकार के तत्वों को कम महत्व दिया गया। इसी काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारों में परिवर्तन हुआ, जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है। मध्यकाल में सर्वाधिक योगदान अरबी विद्वानों का रहा है, अतः भूगोल में इस काल को अरब काल के नाम से भी जाना जाता है। अंधयुग के द्वारा जो ज्ञान की क्षति हुई, उसको अरबी विद्वानों ने पूर्ण करने का प्रयास किया। उन्होंने यूरोप के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन, अरबी भाषा में अध्ययन किया और उन्हें सुरक्षित रखा। अरबी विद्वानों ने अरबी भाषा में विभिन्न भौगोलिक ग्रंथों का अनुवाद किया। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण विद्वान अल-इदरिसी को माना जाता है, जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। अन्य अरबी विद्वानों में अल-बरूनी, इब्न बतूता, इब्न खालदून आदि प्रमुख नाम हैं। 17वीं शताब्दी में 2 जर्मन विद्वानों ने भौगोलिक ग्रंथ प्रकाशित किए। इनमें क्लूवेरियस के ग्रंथ यूनिवर्सल ज्योग्राफी,
विश्व का भूगोल। दूसरे जर्मन विद्वान वारेनियस, जिनका ग्रंथ सामान्य भूगोल में विश्व के नए सिद्धांतों का समावेश किया गया, पहली बार वारेनियस ने भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया। मानव भूगोल का नया युग जर्मन विद्वानों से शुरू होता है। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जर्मन वैज्ञानिकों ने मानव भूगोल को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया। इन विद्वानों में फ्रेडरिक रेटजेल, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, रिस्थोपेन, फॉरेस्टर, पैस्चेल आदि महत्वपूर्ण विद्वान हैं। रिस्थोपेन का चीन का भूगोल ग्रंथ विश्व प्रसिद्ध है। जर्मनी के अलावा फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। यहाँ फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी लाप्लास, जीन ब्रोंस, लुसियन फेब्रे, रेक्लस, डिमांजिया, डी मॉर्टेनी आदि महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस से बाहर ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए आदि देशों में भी मानव भूगोल का विकास हुआ। यूएसए में एलन चर्चिल सैंपल, कार्लो सावर, आइसा वॉमैन, एल्सवर्थ हंटिंगटन आदि विद्वान महत्वपूर्ण हैं। ग्रेट ब्रिटेन में एफ.जे. मैकिंडर, पी.एम. रॉक्सबी, एच.जे. फ्लेयर आदि ने मानव भूगोल के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अभी तक हमने मानव भूगोल क्या है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा मानव भूगोल की क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ है, मानव भूगोल एक विषय के रूप में, केंद्रीय विषय के रूप में किस प्रकार अपनी पहचान बनाता है, भूगोल की एक शाखा के रूप में मानव भूगोल महत्वपूर्ण 19वीं और 20वीं शताब्दी में हो जाता है। अब हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं कि मानव भूगोल का जो स्टडी एरिया है वह क्या है और उस स्टडी एरिया में क्या क्या पढ़ाया जाता है या क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए। मानव भूगोल एक विकसित होता हुआ विषय है जिसमें निरंतर नवीन तत्वों का समावेश किया जाता है, जो कि अगर हम एलन चर्चिल सैंपल की परिभाषा का संदर्भ लें कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का योग है, तो हम जान पाएंगे कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, चूँकि मानव अपने तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध साधनों के आधार पर निरंतर नए नए सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव भूगोल में निम्नलिखित 3 प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 मानव क्रियाशील मानव है और वह अपने वातावरण से समायोजन करके या वातावरण के तत्वों का उपयोग करके सांस्कृतिक वातावरण अर्थात सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। मानव भूगोल के 3 प्रमुख अध्ययन के तत्व निम्न हैं। मानव वर्ग, समाज तथा मानव वर्ग की क्षमता एवं कार्य। दूसरा
मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। और तीसरा महत्वपूर्ण है प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित करने के पश्चात निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य। इन बाहरी कठिनाइयों या समस्याओं का मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करता है। मानव भूगोल के क्षेत्रीय और कालिक वितरण के आधार पर मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को निम्नलिखित 7 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, जनसंख्या एवं उसकी विशेषताएं। सबसे पहले चूँकि हमारे विषय का नाम मानव भूगोल है और मानव भूगोल में मानव ही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ मानव से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय, समाज, वर्ग से है। दूसरा, प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों एवं मानव के समायोजन का अध्ययन कि मानव अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन करता है। तथ्यों का वर्णन हम अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तीसरा तत्व है सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक भूदृश्य कि वातावरण और मानव अपने वातावरण से समायोजन करके किस प्रकार सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। चौथा बिंदु है मानव भूगोल के अध्ययन का संसाधन उपयोग, उपभोग और संसाधनों का नियोजन। पांचवा बिंदु वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास क्रम। छठा बिंदु मानव भूगोल के भूदृश्यों का क्षेत्रीय वितरण या स्थानिक संगठन। और सातवां इन स्थानिक क्षेत्रीय संगठनों के अंतरा स्थानिक संबंधों का अध्ययन, अर्थात ये स्थानिक संगठन किसी विशेष दूसरे स्थानिक संगठन से किस प्रकार भिन्न होते हैं, किस प्रकार समान होते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल के इन 7 तत्वों के आधार पर हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या कर सकते हैं कि मानव के कौन कौन से